जनाब, एक अरसे से माशी माहिरीन का एक ग्रोह और बाज़ मालियाती जो इदारे हैं ये शिकायत करते नजर आ रहे हैं कि जी नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड के मौजूदा फार्मूले के तहत वफाक के लिए मुतवाज़िन बजट साजी जो है वो नामुमकिन हो चुकी है। इसकी एक वजह तो ये कि जी मुल्क की कुल आमदनी का 57.5% जो है वो सूबों में तकसीम करने के बाद वफाक के पास अपनी जिम्मेदारियाँ पूरा करने के लिए बहुत ही महदूद जो है वसाइल रह जाते हैं और इस रकम का भी बेशतर हिस्सा जो है वो कर्ज़ों की अदायगी और दिफा में सर्फ हो जाता है। तो ऐसे में दीगर मामलात रियासत चलाने के लिए इसके अलावा और कोई चारा नहीं रह जाता कि हुकूमत जो है मज़ीद कर्ज ले और यूँ कर्ज का मर्ज जो है वो गंभीर से गंभीरतर होता चला जा रहा है। मौजूदा NFC पर तनकीद करने वालों का एक और नुक्ता इतराज़ ये है कि इसमें वसाइल की तकसीम का सबसे बड़ा मेयार जो है वो आबादी है, जिसका तनासुब 82% है, जबकि बाकी 18% में पसमानदगी का 10.3%, रेवेन्यू जनरेशन का 5% और IDP का 2.7% है। यह फार्मूला सूबों को इस बात पर उकसाता है कि अपनी आबादी जो है बढ़ा चढ़ा कर दिखाएं। इस मनफी मुकाबले के पीछे एक ही ख्वाहिश होती है कि जी वफाक के वसाइल में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा बटोरा जाए। पाकिस्तान में जारी और सारी महाजराई की वजह से एक तो इस अहम तरीन मौजू पर बात ही बहुत कम होती है और अगर NFC फार्मूले में रद्दोबदल का जिक्र भी छेड़ा जाए तो बड़ी जो सियासी जमातों के लिए एक बड़ा जज्बाती मसला बन जाता है। यानी कि सूबों के हकूक़ के नाम पर बेशक वफाक कमज़ोर हो जाए या उसे चलाना मुश्किल हो जाए। वैसे ये मामला न सियासी जमातों के एजेंडे पर नज़र आता है और न मीडिया के। आज रोज़मर्रा की सियासत से ज़रा हटकर हमने इस अहम मौजू पर गुफ्तगू के लिए ज़हमत दी मोहतरम डॉक्टर इशफाक हसन खान साहब को, जो पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की जामिया नस्ट के डीन और प्रिंसिपल हैं। डॉक्टर इशफाक इससे पहले वजारत ख़जाना में अहम तरीन जिम्मेदारियाँ निभा चुके हैं, कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं और आज एक तवील वक्फे के बाद जो है किसी न्यूज़ चैनल में बतौर मेहमान शरीक हो रहे हैं। ख़ास बात यह कि उन्होंने हाल ही में इसी मौजू पर UNFPA के लिए एक स्टडी भी मुकम्मल की है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब अपना कीमती वक्त देने का। पाकिस्तान में एक बड़ा मजबूत नुक्ता नज़र है कि जनाब अगर आप NFC में रद्दोबदल की बात करेंगे तो वो एक मुनासिब बात नहीं है, पत्थर की लकीर पे उसका जो फॉर्मूला है। और जनाब अगर ऐसा किया जाते तो आप सूबों के हक पे डाका डाल रहे होंगे। आपकी स्टडी क्या कहती है? आपने अपने इंट्रोडक्शन में बहुत क्लियर तरीके से बताया कि जिस तरीके से हमारा फार्मूला है NFC अवार्ड के सिलसिले में, उसको पाकिस्तान दुनिया के शायद वाहिद मुल्क है जहां पर आबादी सोल क्राइटेरिया है। ये दुनिया में किसी भी मुल्क में नहीं है। बड़ी मुश्किल से हमने 2009-2010 में इसमें तब्दीली की, लेकिन अभी भी आबादी के अलावा 3 फैक्टर और भी शामिल किए गए उसमें। लेकिन यह है कि पॉपुलेशन का अभी भी बहुत ज़्यादा वेट है, उसमें 82% है। और इसकी वजह से ये हो रहा है कि जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि हर सूबे को उनके एक इंटरेस्ट में है कि वो अपनी आबादी को ज़्यादा दिखाए। देखें, मैं ये चीज़ें जो हैं जो अभी मैं बता रहा हूँ, ये मेरे जहन में क्यों था। इसकी वजह यह है कि वो लोग जिन्होंने राशन कार्ड सिस्टम पाकिस्तान में देखा है, उनको बिल्कुल ये पता होगा कि एक ज़माने में पाकिस्तान में जब राशन कार्ड सिस्टम मौजूद था तो वहाँ पर 2 किलो आटा, 2 किलो चीनी, 2 किलो दाल, 2 किलो घी, ये कंट्रोल रेट पे मिला करते थे लोगों को। तो ऐसा इंसेंटिव था कि हर घर ने 2 से 3 आदमी, 3 से 4 आदमी और ज्यादा डाले हुए थे कार्ड में। देखिए, जब इतना ज्यादा इंसेंटिव आप देंगे कि रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हों, पार्लियामेंट के सीट डिस्ट्रीब्यूट हो रही हो, सरकारी जो जॉब्स हैं कोटा के बेसिस पे वो दिया जा रहा हो, मेडिकल और इंजीनियरिंग सरकारी जो मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वहाँ पर भी अगर दाखिला आबादी के बुनियाद पे है, तो ये तो लाजमी चीज़ है कि हर शख्स अपने आप को ओवर रिप्रेजेंट करेगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान की आबादी जो है वो डिस्टॉर्टेड हो चुकी है। हम इतने हैं नहीं जितना बताया गया कि हम तकरीबन 250 मिलियन के करीब या 25 करोड़ हैं। हम इतने नहीं है, तो आप नहीं है, ये मैं बताना चाहता हूँ। अच्छा, दूसरी चीज ये है जी देखें, दूसरी चीज ये है कि हम जितने अगर हर इंटर सेंसस पीरियड में आप देखते जाएं तो इतने तेजी से हमारी आबादी बढ़ी है
जैसे मैंने कहा कि 1951 सेंसस से लेके 61 सेंसस में 2.44% से आबादी बढ़ी, पर एनम के हिसाब से बोल रहा हूँ। उसके बाद वाले सेंसस में 3.41 के हिसाब से बढ़ी, फिर 3.89% के हिसाब से बढ़ा, और फिर 2.9%। बस इसी स्पीड से ही बढ़ता चला गया आबादी। दुनिया में इतने सारे हमारे यहाँ प्रोग्राम भी चल रहे हैं, फैमिली प्लानिंग के हैं, और जो इंडिकेटर्स हैं हमारे पास, सोशल इंडिकेटर्स हैं, विमेन एज एट मैरिज जो है वो भी बढ़ गया हमारे यहाँ पर, लोगों की लिटरेसी रेट बढ़ गई है हमारे यहाँ पर। लेकिन ये तो इसमें तो बेहतरी आ रही है, लेकिन जब आबादी हम काउंट करते हैं वो सेंसस के बेस पे करते हैं और वहां पर गड़बड़ हो जाता है। अच्छा, ये जो मर्ज है ये आबादी को ज्यादा दिखाने का ही, तो जब मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान साथ थे तब भी ये इशू था ना कि ज़ाहिर है कि मगरबी पाकिस्तान कम था, तो यहाँ पर भी एक इंसेंटिव था मशरकी पाकिस्तान के घर में बराबर आना है तो ज़रा सा मुबालगा आराई की जाए, आबादी को बढ़ा चढ़ा कर बताया जाए। ऐसा भी हुआ क्या? ऐसा नजर आता है, क्योंकि जब पाकिस्तान बना, पहले 1951 जब सेंसस आया तो उस सेंसस में वेस्ट पाकिस्तान की आबादी 33.7% थी, 33.7 मिलियन थी, यानी कि 44.5% वेस्ट पाकिस्तान के लोग थे और 55.5% जो थे वो मशरकी पाकिस्तान के लोग थे। यानी कि अगर मैं नंबर में देखूं तो तकरीबन 25% आबादी मशरकी पाकिस्तान की ज्यादा थी। तो जब उस वक्त एनएफसी अवार्ड में जारी किया गया 1951 में, तो आबादी को बिल्कुल छेड़ा ही नहीं गया, आबादी के बुनियाद पे हमने उसको शामिल ही नहीं किया हमने। उसके बाद 1961 में जब सेंसस आया तो इस पीरियड में वेस्ट पाकिस्तान की आबादी तेजी से बढ़नी शुरू हो गई मशरकी पाकिस्तान के मुकाबले में, और ये 61 के सेंसस के मुताबिक में ये गैप जो था ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान का, ये तकरीबन 25% से घट के 12.5% पे आ गया, और बाई 1970 ये 4.6% पे आ गया था। तो ये लग रहा था कि हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और ये कंजेक्चर है मेरा कि अगर इसी को मैं आगे लेके जाऊं तो शायद ये था कि 72 के सेंसस के बाद आबादी में पैरिटी आ जाती है, उसके बाद जिस स्पीड से हम बढ़ा रहे थे, हो सकता है कि मगरबी पाकिस्तान की आबादी मशरकी पाकिस्तान से बढ़ जाती, तो फिर हम शायद पॉपुलेशन क्राइटेरिया को सोल क्राइटेरिया बना देते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान अलग हो गया। ये बताइए कि ये आपने बताया कि जी एक आपको खदशा है कि जी मुबालगा आराई की गई आबादी के हवाले से। दूसरे मुल्कों में वसाइल की तकसीम का क्या फॉर्मूला होता है? वहाँ पर क्या यार्डस्टिक होती है वसाइल को तकसीम करने की अगर आबादी नहीं होती तो? देखें, दुनिया में इस वक्त कोई 28 ममालिक ऐसे हैं, 28 जो फेडरल स्टेट्स हैं, हमारी तरह के हैं, फेडरेशन हैं, जहां पर रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो वो सारे मैंने एग्जामिन किए, मैंने कहीं भी नहीं पाया कि आबादी और सिर्फ आबादी के बुनियाद पे रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पर आबादी इज वन ऑफ द क्राइटेरिया, नॉट द क्राइटेरिया। मिसाल के तौर पे मैंने साउथ अफ्रीका को देखा। साउथ अफ्रीका में आबादी का जो वेट दिया है उन्होंने उनके पॉपुलेशन को, ये रिसोर्सेज की शेयर में वो सिर्फ 7% है, 7% है। नाइजीरिया में 30% है। हिंदुस्तान ने भी बिल्कुल शुरू में हम बिल्कुल हिंदुस्तान के नक्शे कदम पे चल रहे थे, या हिंदुस्तान हमारे नक्शे कदम पे चल रहा था। आबादी सोल क्राइटेरिया और डोमिनेंट क्राइटेरिया था। अच्छा। लेकिन उन्होंने भी रियलाइज किया जाकर बाई 2000 के जब उनका 7th फाइनेंस कमीशन अवार्ड तक तो आबादी बहुत ज्यादा डोमिनेंट थी। 8th फाइनेंस कमीशन से उन्होंने इनको महसूस हो गया कि ये सब गड़बड़ हो रहा है, और उन्होंने 8th फाइनेंस कमीशन से उसको 80 to 90% के करीब था, उससे एक झटके में कम करके 22.5 पे ले आए। और अब जो है ये होते होते इस वक्त जो है आजकल जो चल रहा है उनका वो है 15th एनएफसी अवार्ड जो 2026 में मुकम्मल होगा जी। और ये आबादी जो है उन्होंने आबादी का जो वो रखा है वो सिर्फ और सिर्फ
15% रखा है, 15% वेट है उसका। अच्छा, जब आपने ये तमाम नुकात जो है, रियलाइजेशन थी, मैं ये अर्ज करूँ कि जब आपने ये तमाम नुकात जो हैं वज़ीर आला सिंध से आपकी 2 रोज़ पहले जो मीटिंग हुई उसमें आपने ब्रीफिंग दी, उसकी मैंने कुछ खबरें पढ़ी हैं, तो क्या रद्द अमल था? क्योंकि पीपल्स पार्टी इस मामले में बड़ी हिसास होती है कि NFC जो है मतलब है वो बिल्कुल पत्थर की लकीर आप तब्दील नहीं कर सकते, तो क्या उनका वज़ीर आला का इसके ऊपर रद्द अमल था? एक तो मैं पहले उनका शुक्र अदा करूंगा कि ही इज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर जिन्होंने कहा कि आके हमें प्रेजेंटेशन दें। अच्छा, पढ़े लिखे इंसान हैं, वो चीजों को समझते हैं, उनमें भी एहसास है इस चीज का जो मैं बता रहा हूं। उन्होंने कोई ये नहीं कहा कि नहीं ये बिल्कुल गलत है और ऐसी बात नहीं है, उन्हें भी एहसास है कि हाँ ये आबादी, उन्होंने कहा कि ये तो लाजमी चीज है कि देखें जब इतने इंसेंटिव देंगे तो ओवर रिप्रेजेंट तो लोग करेंगे। लेकिन जो डिफरेंस था, जैसे मैंने कहा, मैंने एक 2 ऑल्टरनेटिव सिनेरियो जनरेट किए थे कि अगर पाकिस्तान की आबादी उसी हिसाब से बढ़ रही होती जैसे हिंदुस्तान में बढ़ती रही है, जैसे बांग्लादेश में बढ़ती रही है, तो हमारे यहाँ पर इस वक्त साइज ऑफ द पॉपुलेशन क्या होता। एक मैंने ये किया कि अगर इससे भी हम खराब होते, हिंदुस्तान से भी ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहे होते, बांग्लादेश से भी ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहे होते, तो क्या होता। तो दोनों सूरतों में जब मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि हमारी आबादी जो है वो तकरीबन इस वक्त 170-175 मिलियन से ज्यादा नहीं है। दोबारा कही, 170-175 मिलियन से ज्यादा, 17-18 करोड़ है हमारी आबादी, ये आप कह रहे हैं? ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें उन्होंने कहा कि नहीं थोड़ा ज्यादा हो सकता है। मैंने कहा कि देखें, ये तो मैंने एक अपने एनालिसिस के बेस पे, अपने नॉलेज के बेस पे हिंदुस्तान और बांग्लादेश को कंपेयर करके, क्योंकि हम देखें तीनों तो एक ही तरह के मुल्क हैं, थोड़े वो 19-20 तो हो सकते हैं हम, लेकिन इतना नहीं हो सकता कि हिंदुस्तान में इस वक्त आबादी जो है 2023-24 में उनके यहाँ जो बढ़ी है वो है 0.9%, 1% से कम ग्रोथ है। बांग्लादेश में 1% है। तो मेरे कैलकुलेशन में इस पीरियड में अगर मैंने कहा कि हम 1.9% से ग्रो कर रहे होते, नॉट 0.9, 1.9, नॉट 1 जो बांग्लादेश का है, अगर हम 1.9% से ग्रो करते आखिर में 5 सालों में, तो हम कहां पर होते। तो इस तरीके से एक एक्सरसाइज की है जिससे जो इस वक्त जो हमारी आबादी है 2024 में वो तकरीबन 248 मिलियन के करीब है। तो ये समवेयर अराउंड 170-75 के दरमियान में होना चाहिए था, 170 मिलियन टू 175 मिलियन। इस पे उन्होंने कहा कि थोड़ा और भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि ये बिल्कुल फजूल है, ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं थोड़ा और भी हो सकता है। मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है, मैं कोई हर्फ आखिर तो नहीं है। ये तो आपने बिल्कुल एक नया जाविया दिया, और जो हमारी पॉपुलेशन उसके जो कहते हैं ना कि लोग काम करें पॉपुलेशन कंट्रोल पे, उनके तो तमाम मफरूज़े गिर पड़े। जी, इसके बाद मैंने फिर ये किया कि क्या होना चाहिए, फिर होना क्या चाहिए। मतलब आपने प्रॉब्लम तो बता दिया, सोल्यूशन क्या है। तो देखिए सबसे सोल्यूशन इसका 2 है। सबसे पहली चीज ये है कि हमने NFC को डीपोलिटिसाइज करना है, डीपोलिटिसाइजेशन ऑफ NFC। ये उसका क्या मतलब? ये वज़ीर आला सिंध ने कहा कि इसको डीपोलिटिसाइज करना है। नहीं, ये मैंने प्रपोजल दी। आपने प्रपोजल दी? जी, मैंने 2 प्रपोजल भी दिए कि हमें करना क्या चाहिए। इश्यूज तो हो गए हैं, इश्यूज उन्हें भी पता चल गया कि क्या है, और वो उन्होंने कोई डिनाई नहीं किया। उन्होंने नंबरों पे उनको ये था कि नहीं इतने नहीं होंगे तो इतने हो सकते हैं, लेकिन उनको ये बिल्कुल एहसास है कि हमने एग्जैजरेट किया हुआ है पॉपुलेशन को। ये एहसास है उनको। कितना है इस वक्त, मेरा एक व्यू था, उनका थोड़ा, उन्होंने अपना नंबर एग्जैक्ट तो नहीं दिया, लेकिन ये कहा कि थोड़ा ज्यादा हो सकता है। मैंने कहा कि जी बिल्कुल हो सकता है, ये मेरा कोई हर्फ आखिर तो नहीं है, ये उसको देखा जा सकता है। तो रिकमेंडेशन के तौर पे देखिए, जब तक आप इसको डीपोलिटिसाइज नहीं करेंगे ना, तो ये चीजें चलती रहेंगी। अच्छा, एक और चलती रहेंगी।
यह बड़ा आपने अहम नुक्ता उठाया कि बिल्कुल टेक्नोक्रेट्स होने चाहिए, गालिबन ये भी तजवीज़ थी आपकी जो मैंने पढ़ा। अच्छा, एक और जो बहुत बड़ा इशू पाकिस्तान के साथ है कि हमारे सूबों का जो साइज़ है, जो हम दीगर ममालिक देखते हैं, चाहे वो मतलब वहाँ पे नए सूबे बने हैं, उन्होंने छोटा डिवॉल्व किया है अपनी ताकत को, जो इख्तियारात हैं उसको डिवॉल्व किया है। पाकिस्तान में कितना ज़रूरी है ये, क्योंकि सूबों को मज़ीद नए सूबे बनाना या डिवॉल्व करना पावर्स को, इस पर क्या बात हुई आपकी, या आपकी स्टडी ने इस चीज़ का अहाता किया या नहीं किया? नहीं, ये अलग से है, लेकिन इसमें शामिल किया जा सकता है। लेकिन मैं सिर्फ ये बता दूं कि इसका जवाब मैं जरूर दूंगा, जो आपने सवाल किया है सूबों के बारे में, इसका जो मैं जवाब जरूर दूंगा। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि फार्मूला होना क्या चाहिए। देखें, इसमें मैंने ये जो रिसोर्सेस जो फेडरेशन जो है सूबों को जो देता है, उसके पर्पस क्या है कि सूबे अपने लोगों की हालात जिंदगी को बेहतर करें। यही मेन पर्पस है ना। हाँ। आप हालात जिंदगी बेहतर करें। तो इसमें नेचुरली देखें कि पाकिस्तान के अगर 4 सूबे हैं ना, तो इसमें कुछ सूबे ज्यादा अमीर हैं, कुछ थोड़ा कम अमीर हैं, कुछ उनसे कम अमीर हैं। तो इनमें गैप को कम करना चाहिए, यानी कि वी हैव टू मिनिमाइज इनकम गैप ऑफ द प्रोविंसेस। वो कैसे करना है वो टेक्निकल डिटेल है, मैं इसमें तो नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि हमारे पास भी डाइंग मूवमेंट्स ऑफ द सेगमेंट हैं। मैं अगर आप इसको सम अप करना चाहें कि क्या, अगर एक आध 30 सेकंड में 40 सेकंड में, कि क्या वो होगा कि नए सूबे बनाना ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए, या डिवॉल्व करना, क्या रास्ता होना चाहिए? देखिए, जब 1972 का अगर सेंसस अगर आप ले लें, तो उस वक्त जो हमारे आबादी थी पाकिस्तान की, जो वेस्ट पाकिस्तान है नाउ, अब पाकिस्तान यही है हमारा। तो उस वक्त जो हमारी आबादी थी वो तकरीबन 58 मिलियन के करीब थी जी, 58 मिलियन, और 4 सूबे थे हमारे। और अब 250 मिलियन के करीब है और वही 4 सूबे। तो साइज ऑफ द प्रोविंस इतना ज्यादा हो गया है। मिसाल के तौर पे पंजाब की आबादी तकरीबन 127-128 मिलियन के करीब है। पंजाब आबादी के बुनियाद पे दुनिया का 12वां बड़ा मुल्क है, 12वां बड़ा मुल्क, और एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहां चल रही है। आप सोचिए, इमेजिन करें कि ये हो सकता है कि आप एक जगह पे बैठ के 12 करोड़ अवाम को आप लुक आफ्टर कर रहे होंगे। ये कभी नहीं हो सकेगा। इसी तरीके से अब इसमें आप ले लें, टर्की को ले लें, आप फिलीपीन को ले लें, ये पंजाब से आधे के करीब है ये आबादी के हिसाब से। टर्की में 81 सूबे हैं, फिलीपीन में 61 सूबे हैं, पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में जो हमारे हम बहुत पंजाब से भी छोटा है, वहां 34 सूबे हैं। दुरुस्त। तो जितना आप यूनिट को छोटा करेंगे, आपकी गवर्नेंस बेहतर होगी। मैं बहुत ही दिलचस्प नुकात उठाए डॉक्टर साहब। मुझे खता कलामी यूं करनी पड़ रही है कि हमें हमारे सेगमेंट का वक्त खत्म हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की अपनी UNFPA की रिपोर्ट के ऊपर। नाज़रीन, यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं, वक्फा हम हाजिर होंगे तो कुछ बात तस्करा करते हैं PTI का। उसमें जो छिड़ी हुई हम देख रहे हैं कि कुश्ती चल रही है वहाँ मुख्तलिफ धड़ों के दरमियान, उस पर ज़रा सी बात करेंगे। उनका जो एक मज़ाहमत का इहतजाज का मनसूबा है उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। तो जनाब, एक तरफ तहरीक इंसाफ जो है बाद रमज़ान जो है वो तहरीक चलाने का इरादा कर रही है, दूसरी जानिब हम देखते हैं कि उसके जो सरकर्दा रहनुमा हैं वो एक दूसरे को नीचा दिखाने में मसरूफ़ हैं और या पार्टी से निकालने में मसरूफ़ हैं। कोई किसी को टाउट कह रहा है और कोई किसी को भगौड़ा कह रहा है। तो ऐसे में मामला चलेगा तो कैसे चलेगा, ये पूछने के लिए हमने जहमत दी है जुनैद अकबर साहब को। खैबर पख्तूनख्वा PTI के सदर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद अकबर साहब, आप अपना कीमती वक्त दे रहे हैं। ये तहरीक इंसाफ में अपने मेंबर्स को निकालने का क्या खेल शुरू हो गया है? शेर अफजल मरवत साहब की अगर हम मिसाल लें, अब आप ही के जो पार्टी के MNA से मेरी बात हुई, वो कहा ही जा रहा है कि जी बड़े मकबूल हैं अपनी पार्टी के अंदर, और जब उनको कहते हैं ना जलसे में, स्वाबी जलसे में तकरीर नहीं करने दी गई तो लोग जो थे उनके हक में नारे लगा रहे थे, उस पर उन्होंने हाथ वाथ हिलाया। तो ये उनको निकालने का जो एक बड़ा इंतहा पसंदी वाला इक़दाम है, आप समझते हैं कि दुरुस्त सिमत में है, उससे पार्टी जो है मजबूत हुई है आपकी? जी
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया जी। एक जी, मैं पहले भी ये बात मैं कर चुका हूँ, अब दोबारा मैं कर रहा हूँ कि मरवत साहब के मुझ पर ज़ाती काफ़ी एहसानात है, और बुरे वक्त में जब मुझे सबसे तवाना आवाज़ मेरे लिए उठता था तो मरवत साहब के था, तो मेरी तो हमदर्दी है। और मरवत साहब नहीं, मैं किसी को नहीं चाहूँगा कि पार्टी से निकल जाए, लेकिन जो खान साहब का फैसला होगा पार्टी भी उसके साथ खड़ी होगी और हम सब भी उसके साथ खड़े होंगे। अगर खान साहब ने ये बात कही है मेरे पास, तो क्योंकि मेरी तो मुलाकात नहीं हुई खान साहब से, तो खान साहब के हर फैसले के साथ हम खड़े हैं। लेकिन अगर खान साहब ने मुझे, अगर मैं मिलने गया, मुझे बुलवाया, तो इंशाल्लाह ताला जो बात मैंने करनी इंशाल्लाह ताला मैं मेरठ पे उसके खान साहब के सामने वो बात करूँगा। ये मुझे बताइएगा, शेर अफजल मरवत साहब आए थे हमारे प्रोग्राम में गुज़िश्ता रोज़, उनका कहना ये था कि जी खान साहब को वो जेल में हैं और कुछ लोगों ने उनके गिर्द जो हिसार बांधा हुआ है और उनको बहुत ज़्यादा मिसरिपोर्ट कर रहे हैं, तो कहाँ तक इस बात में सदाकत है? और अगर दूसरा उससे मुंसलिक एक सवाल है कि जनाब पीटीआई में ग्रोहबंदी आखिर कितना बड़ा मसला है, और क्या वाकई मतलब है ये आप समझते हैं कि आगे चलकर ये इतना बढ़ सकता है कि अगर आप कोई तहरीक चलाना चाहें तो उसके अंदर उस पर असरअंदाज होगा ये? जी नहीं, मैं मरवत साहब की बात से तो मैं एग्री नहीं करूंगा। पहले ये मसला था और इस पर आपको याद है, अगर मैंने कोई कमेटी जोड़ी थी तो मेरा भी यही शिकायत था कि इसको सर्कल को बढ़ा दे ताकि खान साहब को फैसले करने में आसानी हो, क्योंकि मुख्तलिफ सोर्स से अगर उसको पाए तो वो अच्छी पोजीशन में होंगे कि अच्छे फैसले कर ले। अगर मखसूस लोग जाएंगे और वही खान साहब के उसी पे इंफॉर्मेशन बेस पे वो फैसले करेंगे तो हो सकता है वो फैसले अच्छे ना हो। लेकिन अभी मेरा नहीं ख्याल कि वो ऐसे हालात है। अभी आपको पता है कि 9 मई की केसेस हुए तो ट्रायल के दौरान सैकड़ों लोग जाते हैं, वकीलों की काफ़ी बड़ी तादाद होती, काफ़ी लोग जो FIR में चार्ज है वो भी जाते हैं। अभी तो मेरे नहीं ख्याल कि वो वाले हालात थे। पहले चूँकि सिर्फ जुमारात के दिन मुलाकात होती थी, वो भी 6 बंदे होते थे, 6 बंदे कभी छोड़ते कभी नहीं छोड़ते। तो अभी खैर है वो सर्कल तो बड़ा है, काफ़ी लोग जा रहे हैं और मुख्तलिफ सोर्स से इंफॉर्मेशन जो खान साहब के पास जाती है और इसी बुनियाद पर वो फैसले करते हैं। दूसरी बात आपने की, बिल्कुल तहरीक इंसाफ में ये कोई नई बात नहीं है। साहब में जब से वजूद में आई तो इख्तिलाफ होता है, और उसकी मैं अक्सर यही बात कहता हूँ कि यहाँ पर हर बंदे को आगे बढ़ने का मौका होता है, हर बंदे को इख्तिलाफ राय का मौका होता है, हर बंदे को जो है बाकी पार्टियों में ये मिसाल नहीं होती, हर बंदे को आगे बढ़ने का मौका हो। जैसे मेरी तरह के लोग जो है जो यूनियन कौंसिल की सियासत से होकर सूबाई सदारत तक पहुँच गए, तो इख्तिलाफ होती है, लेकिन तहरीक इंसाफ की सेहत पे इसका कोई असर नहीं पड़ता बेशक। और ना खान साहब की, जब खान साहब की बात होती है तो सब इकट्ठे होते, जब तहरीक इंसाफ का झंडा होता है तो सब इकट्ठे होते। आप सबको पता है कि मेरे और जो है गंडापुर साहब के इख्तिलाफ था, लेकिन जब खान साहब ने हुक्म दिया तो उसकी क़यादत में हम जब भी एहतजाज होता अली अमीन साहब की क़यादत में हम आ जाते थे, मेरे और अली अमीन साहब के था। लेकिन जब खान साहब ने कहा कि दोनों बैठ के जलसा करें, हम दोनों बैठ के जलसा किया। तो लोग इमरान खान साहब के साथ जुड़े हुए, वोटर उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इसी कोई बात नहीं है। बहुत बड़े बड़े नाम थे पार्टी में जो खान साहब से चले गए, आज उसके कोई पूछने वाला नहीं है। तो खान साहब का हाथ जिस पे होगा तो पार्टी वर्कर उसके साथ होगी। वोट इमरान खान साहब का है, तो दरमियान में XYZ की कोई हैसियत ही नहीं। मेरी अपनी है। अच्छा, ये जो नुकता है कि जी ज़ाहिर के वोट इमरान खान साहब के पास है, लोग उनकी हिमायत करते हैं, ये बात वो लोग भी यही बात कह रहे हैं कि जो लोग आज पार्टी के ज़ेर अताब हैं। आप क्या समझते हैं कि फ़र्ज़ करें कि अगर गलत रिपोर्टिंग की वजह से किसी को निकाल दिया गया तो उसके पास दादरसी का कोई मौका है? क्या मरवत साहब की वापसी हो सकती है बतौर सूबाई सदर जो है, क्योंकि आपके सूबे से उनका ताल्लुक़ है, आपका कोई किरदार होगा? आप किस तरह से इस चीज़ को जो है बैलेंस करेंगे, तवाज़ुन कैसे लाएंगे इस काम में? जी नहीं, असल में ये बात मैंने पहले की ही कि इससे पहले भी मरवत साहब के साथ ये वाक़या हुआ था। फिर खान साहब ने दोबारा जब उसको साथ रुजू किया गया तो वो बात खान साहब ने दोबारा उसको शामिल किया। तो मैंने यही कहा है कि मैं अपनी बात, अगर मुझे मौका मिला तो मैं खान साहब के साथ बात करूंगा। अगर खान साहब ने मुझसे राय मांगी, मुझे नहीं पता कि किस बुनियाद पे, किस इंफॉर्मेशन के तो खान साहब ने ये फैसला किया है, तो जब मेरी उससे मुलाकात होगी तो मैं अच्छी पोजीशन में होंगे कि उसको मैं अपनी बात कर सकूंगा। क्योंकि मैं अपनी उसके साथ, आपको पता है कि मुलाकात मुझे नहीं करने दे रहे, तो मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन भी नहीं है किस इन्फॉर्मेशन के बेस पे किया। और मुझसे राय जब मांगेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मैं मेरिट पे अपने राय का इज़हार करूँगा। अच्छा, अब ये बताइए, एक और इशू पर आते हैं। बाद रमज़ान जो है इमरान खान साहब ने ऐलान कर रखा है कि जी एक तहरीक चलानी है। क्या उसके खदोखाल होंगे, क्या तैयारियां हैं? क्योंकि ज़्यादातर हमने देखा कि पंजाब तो
वहाँ पर इतना ज़्यादा मतलब बकौल आप ही के पार्टी के लोगों के इतना जबर है, तो वहाँ पर तो इतनी मोबिलाइजेशन नहीं होती, ज़्यादा इन्हिसार जो है वो केपी पे होगा। माजी में भी यही हुआ। तो क्या तैयारी है और क्या ये हिकमत अमली दुरुस्त है कि सारा जो बार है एहतजाज का वो खैबर पख्तूनख्वा उठाए, सिंध में खामोशी रहे, पंजाब में खामोशी रहे? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, पंजाब में भी लोग निकल रहे हैं, लेकिन पंजाब में जो रियासती दहशतगर्दी होती है, जिस तरह का रवैया रियासत और रियासती इदारों का होता है, तो बहुत मुश्किल होता है लोगों को निकलना। जिस तरह उसकी चार दीवारों का तकद्दुस पामाल हो जाता है, तो उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। तो यही वजह है। बाकी खान साहब की सपोर्ट भी है, खान साहब के साथ लोग भी खड़े हैं। हाँ, स्कीपी में बहुत बेशक इसमें कोई हकीकत है कि खान साहब की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है वहाँ पर, लोग उसके लिए और है, काफ़ी जज्बाती लोग हैं। तो ये सही फरमा रहा है कि केपी पे ज़्यादा बोझ आएगा, और इंशाल्लाह ताला हम पूरी तरह तैयारी के साथ इस तरफ, तो हमारी पूरी कोशिश ये होगी कि हम दूसरी पार्टियों को भी साथ लेके जाए। जो अपोजिशन की पार्टी है उसके साथ हमारी मीटिंग भी होती है, एक दूसरे को सुनते हैं, और कोशिश हमारी यही है कि ईद के बाद जो एहतजाज हो वो इकट्ठे अपोजिशन पार्टियों के साथ हम कर ले। बाकी हमारी तैयारी पूरी है। तंजीम उमूर में जो कमी इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि इससे पहले उसको दूर करे, और जो अगर कोई ओहदे पे है और उसकी जुनैद साहब नहीं है वो काम। बात ये कि हमेशा हमने देखा जो पीटीआई की हिकमत अमली नज़र आ रही है उसमें लगता है ये कि जी वो कहते कोई बहुत बड़ा ग्रैंड शो होगा, एक बहुत बड़ा धरना होगा और जी धड़ाम से हुकूमत जो उनकी बात मान लेगी, ये गिर पड़ेगी। जबकि तहरीकें जो हमने देखा है पाकिस्तान में, जो तहरीकें चली और दुनिया के दूसरे इलाकों में भी, मतलब है वो बहुत सारी जगहों पर मुजाहरे हो रहे होते हैं, शहर कस्बे हो रहे होते हैं। तो इस बार भी आपकी हिकमत अमली वही होगी? हिज़्ब साबिक़ के कोई इस्लामाबाद पे धावा बोला जाएगा, कोई बहुत बड़ा ग्रैंड शो करेंगे, या आप लोग तसलसल के साथ जो हैं कोशिश करेंगे कि एहतजाज हो, रोज़ हो, और क्या इसमें आप जो है उससे पहले ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने की कोशिश करेंगे या सोलो फ्लाइट करेंगे? जी नहीं, वो तो मैंने पहले भी बात की। हमारी इसमें काफ़ी मीटिंग भी हुई है अपोजिशन के साथ, इसमें मौलाना साहब के साथ, अचकज़ई साहब के साथ, वहदतुल मुस्लिमीन के साथ, और कल मेरी जो है जो थी मंजूर पुश्तन के साथ भी बात हुई। तो इंशाल्लाह ताला हम तो कोशिश हमारी यही होगी कि सारे अपोजिशन पार्टियों को साथ लेके चले, और अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं हुआ। मुख्तलिफ ऑप्शन पे बात हो रही है कि हम इस्लामाबाद के आना है, केपी में करना है, रोडों पे करना है, अब मुख्तलिफ ऑप्शन है। जब जो फाइनल होगा इंशाल्लाह ताला, जो खान साहब हुक्म देंगे इंशाल्लाह उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, मुझे जाते जाते ये बताइएगा कि फवाद चौधरी साहब ने एक मरतबा नहीं कई बार कहा, उन्होंने कहा जी जो मौजूदा मरकज़ी क़यादत है पीटीआई की, उसमें इस बात की सलाहियत नहीं है कि इमरान खान को आज़ाद करवा सके। इमरान खान को आज़ाद करवाने के लिए क्या हिकमत अमली होगी? क्या आप समझते हैं कि ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं फवाद चौधरी, ये दुरुस्त इल्ज़ाम है? नहीं, फवाद चौधरी साहब की अपनी राय है, मैं उसकी अपनी राय का, हर बंदे की राय का एहतराम करता हूँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उस तरह की बात उसको करनी चाहिए थी कि उनके का पार्टी की क़यादत जो है बुरे वक्त में, जब पार्टी पे बुरा वक्त था तो खड़ा रहा, जब सख्तियाँ बर्दाश्त की, जो काफ़ी अच्छी ऑफर सबको आ रही थी, इसके बावजूद वो खान साहब के साथ जुड़े हुए। हाँ, इंसान से कुछ गलतियाँ खामियाँ हो सकती, कुछ चीज़ जो है वो एक्सपीरियंस से आ जाती, सीखने के वक्त गुजरने के साथ बंदा सीख जाता है। खामियाँ होती है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि क़यादत की नियत पे हमेशा करना चाहिए। बिल्कुल वो खान साहब के जुड़े, और खान साहब उससे मुतमईन है, इसलिए ये क़यादत है। अगर खान साहब मुतमईन नहीं होते, खान साहब तो अच्छी तरह उसको नज़र है सब चीज़ों पे, अगर वो क़यादत से मुतमईन नहीं होते तो उसको तब्दील कर देते, तो कोई बड़ी बात नहीं। तो मुझे नहीं ख्याल कि क़यादत से खान साहब के उस बिल्कुल, जब खान साहब का एतमाद है हमारा भी उस पर एतमाद है। बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद अकबर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने जुनैद अकबर साहब की गुफ्तगू सुनी। यहाँ पर एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब हम दोबारा हाजिर होंगे तो कुछ जायज़ा लेंगे। हम देख रहे हैं कि हर थोड़े से वक्फे के बाद जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा कोई सानहा होता है, उसमें मासूम जानों का ज़िया होता है, उसमें हम देखते हैं कि सिक्योरिटी एहलकार जो है वो शहीद होते हैं। क्या इसके जो है अवामिल हैं, हम बात करते हैं वक्फे के बाद। दहशतगर्दी के हर सानहे के बाद अरबाब इख्तियार की तरफ से कमोबेश एक ही तरह के बयान सामने आते हैं। दहशतगर्दी की मजम्मत होती है, दहशतगर्दों से लड़ने के अज़्म का इजहार होता है और मुतासरीन से इजहार हमदर्दी। गुज़श्ता रात बलूचिस्तान के ज़िला बारखान में पंजाब जाने वाली बस से 7 मुसाफिरों को उतार कर गोली मारकर हलाक करने वाले सानहे के बाद भी वाक़ई और सूबाई हुकूमतों के बड़ों की जानिब से बिल्कुल ऐसे ही बयान जो हैं वो सामने आए। इस ताज़ा वारदात में 40 दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान और पंजाब की जोड़ने वाली जो हाईवे है
उस पर बस और दीगर गाड़ियों को रोका और शनाख्ती कार्ड चेक करके पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को निशाना बनाया। 12-13 अफराद थे, उन्होंने आके गाड़ी वगैरह रोकी है, तो उन्होंने आके सबके शनाख्ती कार्ड चेक किए हैं, शनाख्ती कार्ड वगैरह देख के बाहर निकाल के तो गोलियां वगैरह मारी हैं। जो कारोबार करने जा रहे हैं उनको ये सजा दी जा रही है। इससे पहले भी कई मरतबा जो है बलूचिस्तान में ऐसे ही दहशतगर्दी की बहुत सी कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं। पिछले साल अगस्त में BLA ने पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 23 मजदूरों को कत्ल कर दिया था। इसे 3 माह पेशतर 7 हज्जाम जो है उनको ग्वादर में मौत की नींद सुला दिया गया, जबकि अप्रैल 2024 में नोशकी के इलाके में 9 और केच में 2 मजदूरों को निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की सरकूबी के लिए मुसलसल कार्रवाइयाँ करी, जिनमें सैकड़ों दहशतगर्द जो हैं वो उनको हलाक किया गया है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से दी जाने वाली तमाम तर कुर्बानियों और मेहनत के बावजूद जो है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के खात्मे के आसार जो हैं वो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे। बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत का इसरार है कि जी ताकत का इस्तेमाल ही मसले का वाहिद हल है। यकीनन दहशतगर्दों की सरकूबी बहुत ज़रूरी है, लेकिन बलूचिस्तान से ही ताल्लुक़ रखने वाले वो तमाम सिक्का बंद कौम परस्त जो वफाक की सियासत करते हैं, चाहे वो अख्तर मैंगल साहब हों या डॉक्टर अब्दुल मालिक बलूच, उनका कहना है कि जी बलूचिस्तान के अवाम की जायज़ शिकायत का इजाला जो है इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि नौजवान जो हैं भटक कर दहशतगर्द तंजीमों के आलाकार ना बने। इन शिकायत में जो है लापता अफराद की बाजियाबी और सूबे के जायज़ माशी और सियासी शिकायत का जो इजाला है वो बहुत ज़रूरी है, यानी कि बलूचिस्तान के पसमानदा इलाकों की माशी और समाजी तरक्की और मुनसिफाना इंतखाबात के तहत नुमाइंदा हुकूमत का क़याम, जिसका मतलब ये है कि जी बलूचिस्तान के पसमानदा इलाकों की माशी और समाजी तरक्की और मुनसिफाना इंतखाबात के तहत नुमाइंदा हुकूमत का क़याम, यानी कि ताकत के इस्तेमाल के साथ साथ अवाम का दिलो दिमाग जीतने के लिए दूसरे इक़दामात जो हैं वो भी उतने ही ज़रूरी हैं। आमिर ज़ैद को अगले प्रोग्राम तक की इजाज़त। खुदा हाफिज़।